नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, हम यहाँ पर उत्तराखंड के जो भी ग्रुप सी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं ना, उनको पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे अभ्यास सेट भी करते जाएंगे साथ ही साथ, क्योंकि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वहाँ पर प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर करिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको अपनी तैयारी पता चलती है कि आप कितना सही कर पा रहे हो और कैसी आपकी तैयारी चल रही है। यानी कि कह सकते हैं कि अपना अगर एनालिसिस आपको करना है तो आप अभ्यास सेट करिए, प्रैक्टिस सेट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ख़ासकर तब जब आपकी परीक्षा बहुत नज़दीक हो, तो तब जितना ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस सेट कीजिए। तो उसी क्रम में ये आज हमारा 21वां प्रैक्टिस सेट है। मैंने इससे पहले भी 20 प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, आप उनको भी देख लीजिए। उनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यदि आप हिंदी साहित्य पढ़ना चाहते हो, LT की तैयारी कर रहे हो, और हिंदी और ड्राइंग से हम यहाँ पे LT की तैयारी करवा रहे हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी आप हमारे इस चैनल से पढ़ सकते हो। हमारा विशेष सीरीज़ यहाँ पे चल रहा है, वन डे वन टॉपिक। तो पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, मैंने यहाँ पर कुल 20 प्रश्न लिए हैं, जैसे कि आपकी परीक्षा में भी 20 प्रश्न ही पूछे जाने हैं आपसे। तो कैसे प्रश्न बनते हैं उसी आधार पर मैंने यहाँ पे 20 प्रश्न लिए हैं। और आप ऐसा करिएगा, आप अपना जो कॉपी पेन है वो उठा लीजिए, और सबसे पहले जैसे ही मैं प्रश्न पढ़ूं तो पहले आप वीडियो को पॉज करिए और अपना आंसर लगाने की कोशिश करिए कि चार में से आपका कौन सा सही हो सकता है। तो जब मैं आपको बताती हूँ उसका आंसर, तो फिर आपको पता चल जाता है कि मतलब आप काफ़ी हद तक सही हो या गलत हो, इस तरह से। तो अपना एनालिसिस करने का आपको एक मौका मिल जाता है। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं। शोक व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? यानी कि आपके पास विराम चिन्ह नाम से एक टॉपिक दिया हुआ है आपके सिलेबस में, तो उससे ये प्रश्न लिया गया है। ठीक, तो देखो, अल्प विराम, विवरण चिन्ह, विस्मयादि बोधक, निर्देशक चिन्ह। मैंने आपको जो चिन्ह होते हैं ना, विराम चिन्ह, तो उनको मैंने पढ़ा रखा है। उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से पढ़ लेना। तो सारे विराम चिन्ह मैंने उसमें बता दिए हैं आपको। तो उसी से आज ये प्रश्न है आपका। तो बताइए कौन सा होता है शोक व्यक्त करने के लिए? क्या वहाँ पे अल्प विराम प्रयोग होता है, विवरण चिन्ह होता है, विस्मयादि बोधक होता है, या निर्देशक होता है? तो यहाँ पर सीधे से आंसर की तरफ मैं आपको लेके चलती हूँ। विस्मयादि बोधक चिन्ह का वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। जैसे उसका चिन्ह होता है ये एक डंडी और उसके नीचे से एक बिंदी, आपने देखा होगा, तो उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, हाय ये बहुत बुरा हुआ, ऐसा बोलते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाय करा और उसके बाद ये एक डंडी खींची, उसके नीचे ये बिंदी लगाई, तो इस चिन्ह को कहते हैं विवरण चिन्ह। यानी कोई शब्द आपने लिखा, उसके बाद ये, तो ये हाय जो शब्द है वो कैसा है, शोक व्यक्त करने वाला शब्द है ना। तो इस तरह के चिन्ह का वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा आपको लग रहा है। कोई भी आपका डाउट हो तो बताइएगा ज़रूर। दूसरा प्रश्न है हमारा, विवरण चिन्ह को पहचाने। अब बताइए, विवरण चिन्ह, विवरण समझते हो ना, किसी भी चीज़ को जब हम लिखते हैं और उसके बाद हम जैसे हेडिंग्स लिखते हैं ना, तो उसके बाद उसके बारे में लिखते हैं कि ये इस तरह से। तो विवरण चिन्ह क्या होता है? जैसे हमने हेडिंग लिख ली, ठीक, तो उसके बाद हम एक चिन्ह लगाते हैं, इस तरह से लगाते हैं ना, यानी कि बी वाला आप देख पा रहे होंगे। कोई भी हेडिंग हमने लिखी और उसके बाद हमने इस तरह का चिन्ह लगाया, तो वो क्या होता है, विवरण चिन्ह। इसका मतलब होता है कि जो चीज़ हमने जो हमने हेडिंग लिखी हुई है उसके बारे में हम आगे क्या कर रहे हैं, विवरण दे रहे हैं या बता रहे हैं। ठीक, तो इसीलिए इसको कहा जाता है विवरण चिन्ह। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा हमारा प्रश्न है, ऐसे दो वाक्यों के बीच जिनका भाव एक दूसरे में निहित हो, किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? अब आपको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा कि यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है। देखो, अब पहले हम ऑप्शन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। कौन से वहाँ पे होता है, लोप विराम, अल्प विराम, पूर्ण विराम या त्रुटि विराम? तो त्रुटि विराम तो नहीं होगा, ठीक है। पूर्ण विराम भी नहीं लगता, पूर्ण विराम क्योंकि लास्ट में लगता है, इस तरह का जो लास्ट में होता है। लोप विराम भी नहीं होता है, और एक ही ऑप्शन यहाँ पे बच जाता है, अल्प विराम। अब कहेंगे कैसे अल्प विराम? आप समझते हैं ना, जैसे हम कहते हैं कॉमा, ये छोटा सा लगता है ना, जैसे हम वाक्य लिख रहे हैं, यहाँ से लिखा हमने, फिर यहाँ पे हमने कॉमा लगाया, फिर लिखा इसके बाद इस तरह से। तो अब देखो कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे, मैं आपको बताती हूँ। जैसे देखो,
मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, राम, ठीक, फिर हमने कॉमा लगा दिया, जो कि अयोध्या के राजा थे, जो कि अयोध्या के राजा थे, ठीक। अब हम लिखेंगे यहाँ पे मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, ठीक। मान लो हमने इतना लिखा। अब थोड़ा आप राइटिंग मैनेज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इस तरह से लिख नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने एक वाक्य लिखा, राम, फिर कॉमा लगाया, यहाँ पे कॉमा देख पा रहे होंगे, जो कि अयोध्या के राजा थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। अब यहाँ पे देखो जो कि, अगर हम इसको नहीं भी लिखते हैं ना, ये वाला जो कि अयोध्या के राजा थे, अगर हम सीधे लिख लेते राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो भी हमें समझ में आ जाता कि किसकी बात हो रही है, श्री रामचंद्र जी की बात हो रही है। लेकिन हमने यहाँ पे कॉमा लगाया और उनके बारे में एक और विशेषता उसमें जोड़ दी, यानी कि उनको बताने के लिए, उनको समझाने के लिए हमने एक और वाक्य उसमें जोड़ दिया। तो अब जो कि अयोध्या के राजा थे, ये जो वाक्य है ना, इसका भाव किस में निहित है, राम शब्द में निहित है, ठीक है। राम जैसे ही हमने बोला तो हमारे दिमाग में एक कॉमन सी मतलब वो छवि बन जाती है कि अयोध्या के राजा, तो अयोध्या के राजा कौन थे, राम ही तो थे। तो इसलिए मतलब ऐसा मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, जैसे इस तरह के बहुत सारे वाक्य हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझना है कि जो जहाँ पे मतलब एक छोटा सा वाक्य दिया हुआ है, उसकी विशेषता बताने के लिए, यानी कि इसका जो सेकंड वाला वाक्य हमने यहाँ पे, जो कि अयोध्या के राजा थे, इसका भाव निहित है पहले वाले वाक्य में, ठीक। तो यहाँ पर ऐसे ही बात आपसे पूछी जा रही है कि ऐसे दो वाक्यों के बीच जिनका भाव एक दूसरे में निहित है। अब जब मैंने दूसरा वाक्य बताया एक दूसरे में निहित है, जब मैंने बताया कि अयोध्या के राजा थे मर्यादा पुरुषोत्तम, अगर हम राम नहीं भी लिखते, ठीक, तो हम क्या लिखते, अयोध्या के राजा मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो भी हमारे दिमाग में एक सीधी सी छवि बन रही थी, किसकी, राम की, है ना। तो राम और मर्यादा पुरुषोत्तम, इन दोनों का भाव क्या है, एक दूसरे में निहित है, ठीक। तो बीच में एक कॉमा हमने लगा दिया और एक विशेषता जोड़ दी। तो इस तरह के जहाँ पे शब्द होते हैं ना, वहाँ पे हमेशा अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, ठीक। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचानें। अब बताइए, तुल्यता यानी कि जहाँ पे एक बात दूसरी बात, और इन दोनों ही में हमें क्या करनी है, समानता बतानी है, तुलना करनी है इनकी और इनकी समानता बतानी है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं वहाँ पे, ठीक है। बराबर हम इसको खैर गणित की भाषा में बोलते हैं, लेकिन इस चिन्ह को अगर हम हिंदी की बात करें तो जहाँ पर दो चीज़ों की समानता हमें बतानी होती है, तो वहाँ पर हम इस निशान का यानी तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, आएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए पांचवा प्रश्न है हमारा, हंस पद किस विराम का एक और नाम है। हंस पद, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, ये इस तरह का जो चिन्ह लगता है ना, इसे कहते हैं हंस पद। अब ये कहाँ लगता है, जैसे मान लो मैंने लिखा भारत, भारत देश है, ठीक। अब मान लो मुझे यहाँ पर मेरा लिखना था यहाँ पे, ठीक है, लेकिन मैं भूल गई, हमने पूरा वाक्य लिख दिया, अब हमारे पास जगह भी नहीं बची हुई है, कम बची हुई है यहाँ पे, तो खैर मैंने इस तरह से लिख दिया। लेकिन मान लो हम इस तरह से कई बार लिख देते हैं कि हमारे कई शब्द छूट जाते हैं बीच में, तो वहाँ पर हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और कैसे करते हैं, जैसे मैंने बताया ना, भारत और देश है, मैंने मान लो ऐसे लिखा, ठीक। अब मुझे यहाँ पे लिखना था कि मेरा लिखना था यहाँ पे, भारत मेरा देश है। अब मैं यहाँ पे भूल गई, मैंने नहीं लिखा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इस तरह से चिन्ह बनाएंगे, इस तरह से, और यहाँ पे ऊपर से लिख देंगे मेरा। अगर ऊपर वाली लाइन में थोड़ी जगह है तो ऊपर, नहीं तो नीचे भी आप लिख सकते हो मेरा, ठीक। तो वो जो चिन्ह होता है उसको आप थोड़ा डिफरेंट पेन से लिख सकते हो या हाईलाइट करके लिख सकते हो, ताकि जो एग्जामिनर है उसकी आपको मतलब उसकी नज़र में पड़ जाए कि इसने यहाँ पे इस चिन्ह का प्रयोग किया है। तो वहाँ पे आपके मार्क्स जो हैं वो एक्स्ट्रा आने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि एग्जामिनर को भी ये पता होता है कि इस बंदे को तुल्यता सूचक हंस पद का या लोप विराम का, माफ़ कीजिएगा, लोप विराम नहीं, हंस पद का यानी विराम चिन्हों का उसको
नॉलेज है इस तरह से, ठीक। तो आप नॉलेज बिल्कुल रखिए इनके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आगे किसी भी विभाग में जाओगे, खासकर समूह गाँव में अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पर इन चिन्हों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि आपको लेटर लिखने होते हैं, कई चीज़ें आपको मतलब ऑफिशियल वर्क आपके पास ज़्यादा होता है। चाहे आप टीचर भी बनने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको अपने स्टूडेंट्स को बताना होता है, कई ऑफिशियल कार्य आपको करने होते हैं, तो आपको विराम चिन्हों का बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा छठा प्रश्न है, पवन शब्द में कौन सी संधि है। अब संधि तो बहुत ही कंपलसरी, बहुत सा कॉमन सा टॉपिक है, हर जगह क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो बताइए कौन सी है पवन शब्द में। दीर्घ है, गुण है, अयादि है, वृद्धि संधि है, कौन सी है बताइए। बिल्कुल सी ही आपका सही आंसर हो जाएगा, पो धन अन, ठीक है। इसका संधि विच्छेद अगर हम करें तो पो धन अन, तो अगर हम संधि वाला टॉपिक कभी पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल इसका संधि विच्छेद इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे ओ आपका शेष बच जाता है, यहाँ पे ओ आपका शेष बच जाता है, इस तरह, सॉरी आ नहीं ओ हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है। और जब ओ और ओ मिलते हैं तो वो क्या हो जाता है, ओ का क्या हो जाता है, औ हो जाता है, ठीक है, पाओ, तो ये औ हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से जब हम अयादि संधि को पढ़ेंगे स्वर संधि के अंदर तब हम इसको डिटेल से समझेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा, ठीक। तो इसके बाद हम अगला प्रश्न ले लेते हैं। नाविक शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। तो कौन सा हो सकता है नाविक शब्द में, बताइए। उसमें भी अयादि संधि ही है और इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। नौ धन इक हो जाएगा, ठीक है। आव का आव यहाँ पे हो जाता है, तो इसको हम जब पढ़ेंगे तो डिटेल से समझेंगे, फिर ये आपका समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप आंसर देख लीजिए, ठीक। इसके बाद आठवां हमारा प्रश्न है, रजनीश शब्द में कौन सी संधि है। तो रजनी, पहले मैं आपको संधि विच्छेद करना बता देती हूँ, माफ़ कीजिएगा, इसका होगा रजनी धन ईश, ठीक। तो इसका संधि विच्छेद इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, रजनी में भी क्या लगा हुआ है, ई लगा हुआ है, यानी कि संधि विच्छेद का नियम क्या कहता है कि पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण वहाँ पे लिया जाता है, उनका मतलब उन दोनों की संधि की जाती है और उनकी संधि से एक नया परिवर्तन होता है, एक नया शब्द का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ई धन ई जब हम मिलाते हैं तो इसके निर्माण से क्या होता है, ई ही प्राप्त होता है, ठीक। तो दीर्घ संधि यहाँ पे हो जाएगी, यानी कि बड़ा ई हमने प्राप्त किया, तो रजनी धन ईश, तो रजनीश में आप बड़ी ई की मात्रा देख पा रहे होंगे, तो दीर्घ संधि इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला है 9वां प्रश्न, पवित्र शब्द में कौन सी संधि है। तो कौन सी संधि है बिल्कुल बताइएगा। हाँ, स्वर संधि है, क्योंकि स्वर संधि के अंदर अयादि संधि है इसमें, ठीक है। पौ धन इत्र जब हम कहते हैं पवित्र, औ इसमें हमें प्राप्त होता है ना, तो स्वर संधि इसके अंदर हो जाएगी, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। बताइए कौन सा शब्द है। अब यहाँ से भी आपके प्रश्न बनते हैं अक्सर क्वेश्चन एग्जाम्स में, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है कपट, दूसरा है सुंदरता, मूर्खता, निंद्रा। तो देखो, जब भी आपके पास लिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं ना, तो आप उनका वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक। आप डेफिनेटली अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। देखो, जब हम कहते हैं ना कि उसने मेरे साथ कपट किया, इतना बड़ा कपट, तो आपको पता चल रहा होगा कि थोड़ा सा इसमें पुल्लिंग वाली फीलिंग आ रही है, लेकिन हम फिर और अपना आंसर तक और क्लियर करने के लिए आगे भी पढ़ेंगे, क्योंकि एक को पढ़ के ही हम अपने आंसर को नहीं लगा सकते हैं, हमें चारों के चारों क्लियर करने होंगे, ठीक है। तो देखो, सुंदरता, उसकी सुंदरता बहुत ज़्यादा है, हम कहेंगे ना उसकी सुंदरता, तो सुंदरता क्या हो गई, स्त्रीलिंग है, उसकी ई स्त्रीलिंग शब्द है ना। उसकी मूर्खता थी कि वो पढ़ाई नहीं करता था, ठीक है। तो ये क्या है, मूर्खता भी क्या है, वैसे तो ये सब भाववाचक संज्ञा हैं, लेकिन मूर्खता जो शब्द है वो क्या है, स्त्रीलिंग है, उसकी मूर्खता थी, तो थी शब्द आप देख पा रहे होंगे, है ना। वाक्य प्रयोग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इतनी गहरी निंद्रा ठीक नहीं, कहते हैं ना इतनी गहरी निंद्रा,
तो गहरी निंद्रा, ठीक नहीं। तो इतनी गहरी, ये शब्द भी कैसे हैं, स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं। तो आपको पता चला कि 3 शब्द कैसे हैं, स्त्रीलिंग है, और कपट शब्द ही ऐसा है जो पुल्लिंग का भाव दे रहा है। इसका मतलब कपट शब्द क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। ठीक, उम्मीद है कि आप लोग कर पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न फिर उसी से है। ठाकुर का स्त्रीलिंग है ठकुरानी, ठाकुरानी, ठकुराइनी, ठकुराइन, ठाकुरानी। तो कौन सा होगा, बिल्कुल सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठकुराइन हो जाएगा। ठीक है, ठकुराइन आपने देखा होगा मूवीज़ में भी कभी कभी इस तरह से शब्दों का प्रयोग होता है, ठकुराइन बोलते हैं ना, तो इसको आप ध्यान रखना है ना। चींटी का पुल्लिंग शब्द चयन कीजिए। अब बताइए चींटी का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, चींटा होगा, चींटे, नर चींटी, चेंटा, क्या होगा, बिल्कुल आप लोग सही आंसर बता रहे हो, नर चींटी। अब कैसे होगा, कई लोग चींटा भी लगा रहे होंगे, मैं जान सकती हूँ। देखो क्योंकि चींटी शब्द जो है ना वो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाला शब्द है। कुछ शब्द ध्यान रखिएगा, जो लाइन में कह रही हूँ उसे बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। ठीक है, कई बार लोग इसी तरह से स्त्रीलिंग पुल्लिंग के चक्कर में गलत कर लेते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। और इन शब्दों को स्त्रीलिंग में, जो शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं ना, उनको अगर हमें पुल्लिंग में बदलना होगा तो हम उनके आगे नर जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक शब्द है मच्छर। ठीक है, अब मच्छर शब्द कैसा है, मच्छर, इतना बड़ा मच्छर ने काटा, हम बोलते हैं ना, हमेशा बोलते हैं। तो मच्छर क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, अब हम बोलेंगे भाई इसका स्त्रीलिंग बताओ, तो क्या बोलोगे, मच्छरी बोलोगे, नहीं बोल सकते हो ना, क्योंकि मच्छर अपने आप में हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होने वाला है, लेकिन मच्छर तो फीमेल भी होती है। तो हम उसके आगे अगर हमें इसको स्त्रीलिंग में बदलना होगा तो हम कैसे बदलेंगे, हम वहाँ पे लिखेंगे मादा मच्छर। ठीक है, फिर वो कैसे हो जाएगी, फिर वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक, तो ठीक इसी तरह से चींटी शब्द जो है वो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाला शब्द है, और अगर उसको पुल्लिंग में बदलना होगा तो हम कैसे बदलेंगे, नर चींटी उसके आगे जोड़ देंगे। ठीक, ओके, जैसे कबूतर शब्द है, मान लो कबूतर उड़ रहा है, तो अगर हम बोलेंगे कि कबूतर का स्त्रीलिंग बताओ, तो क्या बताओगे, कबूतरी बताओगे, नहीं होता है, गलत हो जाएगा। ठीक है, कभी आए भी जाए तो इस तरह से ध्यान रखिएगा पहले कि उसमें आखिर ये बन भी रहा है या नहीं, क्योंकि हमने कभी नहीं सुना कबूतरी, कबूतर का कबूतरी, है ना। तो वहाँ पे क्या होगा, कबूतर का हम क्या करेंगे, नर कबूतर, मतलब जो कबूतर है वो सदैव पुल्लिंग में होने वाला है, तो उसका स्त्रीलिंग बनाना होगा, तो हम कैसे बनाएंगे, मादा कबूतर। ठीक, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है, तो बताइए नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, नेता, नेता का स्त्रीलिंग नेत्री, नेत्री का पुल्लिंग नेता। ठीक, 14वां प्रश्न है हमारा, सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। तो बताइए सुंदर शब्द का, सौंदर्य नहीं होगा, सौंदर्यता भी नहीं होगा। मैंने आपको एक प्रत्यय जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था, क्योंकि सौंदर्य जो शब्द है वो सुंदर शब्द से बना है। ठीक, सुंदर शब्द में अगर हम य प्रत्यय जोड़ेंगे, ठीक है, तो सौंदर्य बनेगा। ठीक, और ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो सुंदरता बनेगा। ठीक है, तो और मैंने एक चीज़ बताई थी कि हम कभी भी य प्रत्यय और तौ प्रत्यय साथ में, ता प्रत्यय य प्रत्यय के साथ ता प्रत्यय नहीं लगता है। ठीक, तो ये शब्द ही गलत हो जाएगा। ठीक, सुंदरता इसका सही आंसर हो जाएगा, सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा सुंदरता। ठीक है, अब देखो दोस्तों, मैं यहाँ पर कभी आपको ये नहीं कहूँगी कि जो 20 प्रश्न मैंने लिए हैं वही आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। मैंने मतलब मैं गारंटी नहीं दे सकती कि यही आएंगे, लेकिन मैं इतनी गारंटी ज़रूर देती हूँ कि इसी प्रकार के आपके पास प्रश्न बनेंगे और आपको इसी तरह से पढ़ना होगा। ठीक है, तो बिल्कुल इग्नोर मत करिए, इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपके प्रश्न कैसे बनते हैं। चलिए अगला हमारा 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो बताइए स्त्रीलिंग कौन सा है, स्थापना, स्वदेश, अध्याय, अपराध। फिर से इनको सब वाक्य में परिवर्तित कर दिए। उसकी स्थापना कब हुई, हुई हम बोलते हैं ना, तो ये क्या पता चला हमें, स्त्रीलिंग जैसे थोड़ी सी हमें फीलिंग आ रही है ना, भाव एक स्त्रीलिंग वाला मिल रहा है। देखते हैं आगे 3 ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। स्वदेश, स्वदेश हित,
हमारा। अब जो स्वदेश, अगर इस तरह के कभी प्रश्न पूछे जाए तो अगर आपको नहीं वाक्य प्रयोग करना आ रहा है तो पहले आप उसका दूसरा अर्थ ले लीजिए। स्वदेश, स्व मतलब मेरा, देश, ठीक है, देश मतलब देश, तो स्व मतलब मेरा, तो हम कहेंगे मेरा देश। तो देश शब्द कैसा है, पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, तो मेरा देश, तो ये अपने आप में पुल्लिंग हो गया, ये तो नहीं हो सकता है। फिर तीसरा है अध्याय, महाभारत का एक बड़ा अध्याय भगवत गीता है, तो महाभारत का एक बड़ा अध्याय का, इस तरह का जो शब्द है ये भी क्या बोध करा रहा है, पुल्लिंग का बोध करा रहा है। उसका अध्याय, इसका 5वां अध्याय है ना, ऐसा नहीं बोलते उसकी 5वें अध्याय नहीं बोलते हैं ना, उसका 5वां अध्याय, उसका शब्द क्या है, पुल्लिंग है। फिर है अपराध, इतना बड़ा अपराध, ठीक है, तो ये इतना बड़ा अपराध भी कैसा है, पुल्लिंग का हमें भाव दिला रहा है। तो ये तीनों शब्द आपको पता चले कि पुल्लिंग है और इसकी स्थापना ये क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी कि स्थापना शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक। मैं उम्मीद कर पा रही हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। आप लोग यदि समझ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, और आपने लाइक नहीं किया है अभी तक, लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ साथ ही साथ शेयर भी करते रहिए। कमेंट करके बताइए कि आपको सेशन अच्छा लग रहा है या नहीं। जिसके पास कुछ ना हो, आप बताइए, इस तरह के शब्द भी पूछे जाते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इस प्रकार के शब्दों को कहा जाता है। और जिसके पास कुछ ना हो, क्या वो अभावग्रस्त होता है, दीनहीन होता है, महादीन होता है, क्या होता है, या अंकिचन होता है। तो क्या होता है, अंकिचन नहीं, अकिंचन, सॉरी, ठीक है, अकिंचन उसे कहते हैं जिसके पास कुछ भी ना हो, कुछ ना हो, ठीक है, उसे कहते हैं अकिंचन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसके पास कुछ ना हो, देखो फिर से आपके पास वही प्रश्न पूछा गया है, बार बार ये पूछा जाता है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से उठाए गए प्रश्न हैं। और यहाँ पे ऑप्शन आपके थोड़ा सा अलग कर दिए गए हैं, अक्षम, अकिंचन, अक्ष या असमर्थ। तो असमर्थ तो हम उसे कहेंगे जो कोई कार्य करने में समर्थ नहीं है, ठीक है, उसे हम असमर्थ कहेंगे। अक्षम भी वही है जो कोई काम करने में सक्षम नहीं है, वो क्या है, अक्षम है, ठीक है। अक्ष तो नहीं होगा, तो यहाँ पे सीधे से आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए 18वां प्रश्न है हमारा, जिसे बुलाया न गया हो, बहुत बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। उसके लिए वाक्य प्रयोग कौन सा होगा, एक वाक्य। तो जिसको बुलाया न गया हो उसे कहेंगे अनाहूत। आहूत का मतलब होता है बुलाना, ठीक है, जो पहले से ही डिसाइडेड होता है, पहले से ही एक योजना बनी हुई है और फिर उसके अनुसार हम किसी को अगर बुला रहे हैं तो उसे कहते हैं आहूत। जैसे अगर हम आप लोग आगे अगर आप लोग मतलब समूह गाँव में जाओगे या टीचर बनोगे या जब किसी भी विभाग के अंदर आप जाओगे तो वहाँ पर ये शब्द आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा, आज हमने वह एक बैठक आहूत की है। तो आहूत का मतलब क्या होता है, पहले से ही डिसाइडेड जो होता है ना, पहले से एक योजना के तहत जो बनती है। तो एक बैठक आहूत की गई है। और अगर हम कभी मान लो सडनली कोई बैठक बुलानी होती है जिसमें कोई प्री डिसाइडेड नहीं होता है, तो वहाँ पर एक लेटर लिखा जाता है कि अनाहूत की गई है, यानी कि अचानक से बुलाई गई हो, ठीक है। तो जिसे बुलाया न गया हो उसे कहते हैं अनाहूत, ठीक। चलिए अतिथि, ध्यान रखना अतिथि उसे नहीं कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे मेहमान की बात नहीं हो रही है ना। चलिए अतिथि का मतलब होता है जिसके आने की कोई तिथि न हो, ठीक, तो उसे अचानक आया हुआ मेहमान जिसे हम कहेंगे ना, वो अतिथि होता है, ठीक। अच्छा सेकंड लास्ट है हमारा आज का प्रश्न, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। तो मोक्ष की जो इच्छा रखने वाला व्यक्ति होता है उसे हमेशा मुमुक्षु कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोक्ष की कामना करने वाला। लास्ट प्रश्न है हमारा, फिर वही प्रश्न आया हुआ है, थोड़ा ऑप्शन अलग है आपके पास, मतलब एक क्वेश्चन को अनेक प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर भी मुमुक्षु होगा, यानी कि मोक्ष की कामना करने वाला। देखो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन करने के लिए मोक्ष कामी भी दिया हुआ है, मौक्तिक भी दिया हुआ है, मुमुक्षी भी दिया हुआ है, तो ध्यान रखना उसको मुमुक्षु कहते हैं, ठीक है। तो ये थे आज के 20 प्रश्न और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इनमें से आपको बहुत क्या 100% समझ में आने चाहिए। नहीं आए तो फिर से रिवाइज में वीडियो देखें, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके बनेंगे। तो मैंने बहुत अच्छे तरह से अपना बेस्ट दे करके आपको समझाए हैं, आप भी अपना बेस्ट दे के इन्हें समझने का प्रयास कीजिए। कैसा लगा आपको मेरा ये प्रयास, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले अभ्यास सेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।